Hello students, welcome to our YouTube channel Lesson Point. I am your teacher and today we will study chapter 3 of class 6th history textbook, that is From Gathering to Growing Food. Students, अगर आपने इससे पहले हमारी हिस्ट्री सीरीज की दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे जाके उनको देख सकते हैं और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा. बट बिफोर दैट मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स. अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी तक हम हंटर गैदरर्स की बात करते थे जिनका मेन ऑक्यूपेशन था कि वो गैदरिंग के थ्रू अपना पेट भरते थे, अपना खाना हंट करते थे या गैदर करते थे. बट अब हम थर्ड चैप्टर में एक शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक शिफ्ट आया, कैसे गैदरिंग से अब हम प्लांट या फूड्स को ग्रो कर रहे हैं. तो हम वो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और बस मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा. चलिए, तो स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा है वैरायटीज ऑफ फूड. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम जानेंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड और डिफरेंट कंडीशंस जो उनके लिए रिक्वायर्ड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अ सेकंड पॉइंट इज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. इस पॉइंट में हम यह जानेंगे कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरू हुई थी, कौन से जानवरों को हर्ड किया गया, फार्मिंग कैसे शुरू हुई, कौन सी क्रॉप्स शुरू में उगाई गई. ठीक है स्टूडेंट्स. थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिकेशन. ओके, तो इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि असल में डोमेस्टिकेशन होती क्या थी, मतलब कैसे चालू हुई, क्या है, कैसे हमने किया, कैसे हमने वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेट जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक डिफरेंस क्रिएट किया. ओके स्टूडेंट्स, तो वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू वे ऑफ लाइफ. तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट में हम जानेंगे कि एक नई, एक तरीके से कह सकते हैं तरीका, एक नया तरीका इजाद हुआ था जीने का. मतलब अभी तक जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा. बट अब क्या हुआ था, दे बिगेन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. अब वो एक तरीके से सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे. ठीक है स्टूडेंट्स. हमारा अगला पॉइंट है स्टोरिंग एनिमल्स. स्टोरिंग एनिमल्स का यहाँ पे ये मतलब है कि ये मत समझना कि स्टोरिंग एनिमल्स मतलब कि जानवरों को स्टोर कर लिया गया, नहीं. यहाँ पे ये मतलब है कि जो उस टाइम के जो लोग थे जो सेटल हुए, उनका जो मेन जो खाने का जो रिक्वायरमेंट थी वो एनिमल्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट फुलफिल करते थे. तो उन प्लांट प्रोडक्ट को तो वो लिया है, मतलब उन्होंने ग्रो कर लिया, वो फार्मिंग करने लग गए, लेकिन एनिमल्स को भी वो स्टोर करते थे. स्टोर किस तरीके से करते थे, एक फूड आइटम के तरीके से. लाइक उनसे हमें मिल्क मिल सकता था एंड मीट मिलता था. तो क्या हुआ, एक तरीके से आप लगा सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स बना लिए गए वो एनिमल्स, और उसी को ही यहाँ पे स्टोरिंग एनिमल्स करके बताया हुआ है. इसके बारे में आगे जानेंगे. उसके बाद है स्टूडेंट्स फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स. तो स्टूडेंट इसमें हम जानेंगे कि फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ के बारे में और उन अलग अलग जगहों के बारे में जहाँ पे फार्मिंग एंड हर्डिंग साइंटिस्ट को रिसर्च के थ्रू मिली है. कुछ ऐसे एविडेंस है जिनमें ये पता चला है कि कुछ एक बर्न्ड ग्रेन्स थे, तो उससे पता चला कि वहां पे फार्मिंग हुआ करती थी. ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आगे जानेंगे. बट उसके बाद जानते हैं टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ. जो ये पॉइंट है टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, इस पॉइंट में हम एक प्लेस है बुर्जा होम नाम से, उस प्लेस के बारे में जानेंगे जो कि अभी प्रेजेंटली कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में. हम उस साइट के बारे में पढ़ेंगे, क्या टूल्स वहां पे यूज करे जाते थे उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉट्स का कैसे यूज होता था वहां पे, वो घर के किस तरीके से रहते थे, किस घर में किस तरीके से खाना खाते थे, ये सब हम इसमें जानेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. और एक पॉइंट जो इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है अर्लियर एंड लेटर लेवल्स. स्टूडेंट इस पॉइंट्स में मैं आपको एक तरीके से एक्सकवेशन जो होती है, जो खुदाई होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, उससे जुड़ा एक फैक्ट है वो बताऊंगा. काफी इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा. जिन जिनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको पसंद आएगा सुनने में, तो आप एंड तक जुड़े रहिएगा. हम कोशिश करेंगे वीडियो जितनी शॉर्ट हो पाए उतनी अच्छी है, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश फिर भी करेंगे कि आप अच्छे से नॉलेज ग्रास्प कर पाओ. ओके स्टूडेंट्स. एंड आवर लास्ट पॉइंट इज अ क्लोजर लुक एट मेहरगढ़ एंड दाऊजिली हेडिंग. ये दो जगह हैं स्टूडेंट्स,
हम इनके बारे में जानेंगे और कुछ इनके बारे में खासियत जो वहाँ उस पर्टिकुलर साइट पे हमें मिली है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, वो कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और स्टूडेंट्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो भी टाइम पे मिले। तो चलिए, ओके, तो अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे स्लाइड में, वैरायटीज ऑफ फूड, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट दैट वी ग्रो एंड एनिमल्स दैट वी रियर्ड। यहाँ पे बेसिकली हम वैरायटीज की बात करने वाले जो हमारे फूड आइटम में होती है, बट ये कह रहा है कि ज्यादातर जो खाना हम खाते हैं वो या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है, जो कि हम रेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि डिफरेंट प्लांट ग्रोज इन डिफरेंट कंडीशंस लाइक राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस टॉपिक में हम कंडीशंस की भी बात करेंगे, वो जो पर्टिकुलर एक क्रॉप को लगती है। तो वैसे इसे बताया हुआ है कि जो राइस होता है, राइस में ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू व्हीट एंड बार्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फार्मर होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट एरिया में उगाते हैं। मतलब जहां पे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे ही वो क्रॉप उगाई जाएंगी जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है या जिनकी उगने में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एक वो है लास्ट पॉइंट, वो है डिफरेंट एनिमल्स आल्सो प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। फॉर एग्जांपल, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry and hilly environment। मतलब जो शीप और गोट होती हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर लेंगी किसके कंपैरिजन में? कैटल्स के कंपैरिजन में। और किधर? ड्राई और हिली इन्वायरमेंट में। तो ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दिया गया ताकि आप समझ पाओ कि वैरायटीज क्या होती हैं हमारे खाने में और कैसे वो डिफरेंट है अलग अलग जगहों पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब देखते हैं कि असल में जो फार्मिंग और हर्डिंग जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, क्योंकि अभी तक हम गैदरिंग कर रहे थे लेकिन अब हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो वो कैसे हुई? फार्मिंग के थ्रू हुई। तो अब उसके बारे में जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका पहला पॉइंट है वो है एज द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज द फूड आल्सो चेंज्ड। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो एक काफी सारे ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है कि जब क्लाइमेट जो था वर्ल्ड का वो चेंज हुआ तो जो प्लांट और एनिमल जो कि आदमी यूज किया करते थे हमारे एक तरीके से कह सकते हैं खाने के तौर पे, वो भी बदले, अलग तरीके के खाना खाने लग गए लोग। ओके स्टूडेंट्स, पीपल ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स लाइक वेयर एडिबल ट्रीज कैन बी फाउंड, हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टॉक्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। तो जो लोग थे वो बेसिकली जो खाने वाले पौधे पेड़ जो थे उनको नोटिस करने लग गए थे कि कैसे उनके बीज जो होते हैं वो अलग होते हैं, कब वो जमीन पे गिरते हैं, कब वो पकते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं नॉलेज ले रहे थे वो सीड्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी तो आप उगा पाओगे ना स्टूडेंट्स। तो थर्ड पॉइंट है सो दे स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, इन दिस वे दे बिकम फार्मर्स। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें नॉलेज तो हो गई, नॉलेज होने के बाद उन्होंने क्या किया, वो पेड़ पौधों का और क्रॉप्स का ध्यान भी रखने लगे। जब ध्यान रख रहे थे तो उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये बर्ड्स एनिमल्स हैं, ये तो तुम्हारे फसल को खाने के लिए आएंगे, अब हमें उनसे बचानी है फसलें। तो उन्होंने जब उसका ध्यान रखना चालू किया अपनी फसलों का, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से फार्मर जो एक आज के टाइम में कम्युनिटी होती है उस तरीके से वो डेवलप हुआ और जो फार्मिंग थी वो तब जाके डेवलप हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला पॉइंट है women, men and children started taming animals by leaving food for them near their shelters. First animal to be tamed was wild ancestor of the dog. तो यहाँ पे एनिमल को कैसे डोमेस्टिकेट करा उसके बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। और ये बताया गया कि जो औरतें, आदमी, बच्चे जो थे उन्होंने कैसे जानवरों को अपने आप से जोड़ा, मतलब उन्होंने उनको खाना देना चालू किया अपने शेल्टर के पास से और धीरे धीरे वो क्लोज हुए एक दूसरे के। और इसमें लिखा हुआ कि जो पहला जानवर था जिसको टेम किया गया, जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, वो डॉग था। आई होप आज सबके घर में तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोगों के घर में डॉग होता है एज देयर पेट एनिमल। बट आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो भी डॉग था, लेकिन वो वाइल्ड एंसेस्टर्स थे उनके।
आपको ये फर्क समझना है। अब जो हमारे पास डॉग होते हैं वो डोमेस्टिकेट हो चुके हैं, वो पेट एनिमल्स बन चुके हैं, लेकिन तब वो वाइल्ड एनिमल्स थे और तब से लोगों ने इन्हें पालना चालू किया और ये पूरी एक जर्नी है कि कैसे वो एक पेट एनिमल बने। तो अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट एनिमल जो इंसानों ने टेम किया था वो कौन था, तो वो डॉग था, इसको याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, पीपल एनकरेज्ड दोज एनिमल्स हु वर रिलेटिवली जेंटल लाइक शीप, गोट, कैटल्स एंड पिग। तो लोगों ने क्या किया, एनकरेज करा उन जानवरों को जो कि थोड़े शांत स्वभाव के थे, जेंटल थे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, जैसे शीप होगी, गोट, कैटल, पिग्स, इन सबको उन्होंने अपनी तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट करा और फिर वो साथ में ही रहने लग गए। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. तो इन्होंने क्या किया कि ये ज्यादातर इनको जानवरों को बचाते भी थे, किनसे, ये जो भेड़िए होते हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, कि अगर वो अटैक करने आ गए तो इन्होंने उन्हें संभाला, उनकी केयर करी और फिर वो जाके हर्डर्स बने। तो आपको पता चलिए कि फार्मर कैसे बने और हर्डर्स कैसे बने। हर्डर्स जब वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे, उन्हें पालने लगे, उनका ध्यान रखने लगे, तब वो हर्डर्स बने। फार्मर कैसे, जब उन्हें सीड्स, प्लांट्स, इनके बारे में नॉलेज आई कि कब वो पकते हैं, कब वो अपने मतलब उससे गिरते हैं, जिस एक तरह जिस वो लगे हुए होते हैं उनके सीड, वो जब नीचे गिरते हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज हुई, तब वो फार्मर बने। और जब उन्हें जानवर के बारे में नॉलेज हुई तब वो हर्डर्स बने। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जानेंगे कि कब चालू हुई थी, होती क्या है, वो अब जानते हैं। It is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. यह वो प्रोसेस है जिसमें जो लोग होते हैं वो प्लांट्स का और एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना, इट इज अ नेम इन विच। तो अब पढ़ते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में, कि डोमेस्टिकेशन कब चालू हुआ था, किन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया था, किन प्लांट्स को किया था, वो इसमें जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका पहला पॉइंट है, इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स उगाते हैं और जानवरों का ध्यान रखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये असल में 12,000 साल पहले चालू हुआ था ये प्रोसेस डोमेस्टिकेशन का, जिसमें हमने जानवरों का ध्यान रखना चालू किया था, फार्मिंग करनी चालू की थी। अगर आपसे कोई पूछे तो बोलो 12,000 साल पहले। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है, पीपल सेलेक्टेड दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस। तो असल में उन्होंने ऐसी कोई भी प्लांट या एनिमल को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब एनिमल को, या फिर उनको डोमेस्टिकेट करना चालू नहीं किया। उस टाइम पे भी दिमाग लगा गया और ये देखा कि क्या ये एनिमल्स डिजीजेस के मतलब प्रोन तो नहीं है, कि इनको डिजीज तो नहीं लग जाएगा कोई, या ये हमारे लिए सही है कि नहीं। तो जो सेलेक्टेड एनिमल्स और प्लांट है सिर्फ उन्हीं को ही पिक करा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. तो अब अगले पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो सीड्स थे प्लांट्स के, उन्हें प्रिजर्व करा गया और ये इंश्योर किया गया कि जो अगली बार इनको जब सो करेंगे, जब दबाया जाएगा और मिट्टी में और उगाया जाएगा, तो जो अगले सीड्स होंगे उनमें भी सेम क्वालिटीज हों। ओके, अमंग एनिमल, दोज एनिमल विच वर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जैसे अभी पहले बताया कि जो एनिमल जेंटल थे, जो पोलाइट थे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल थे, जिनसे हमें खतरा नहीं था, उनको हमने अडॉप्ट करा एक तरीके से, उनको हमने, उनकी ब्रीडिंग हुई, वो मतलब मल्टीप्लाई हुए, उनके बच्चे हुए और हमने उनको अपने साथ ही रखा। हमारा लास्ट पॉइंट है, ग्रेजुअली द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमने जिन प्लांट्स और एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था ना, वो डिफरेंट हो गए वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से। तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया इंसानों ने एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, वाइल्ड और डोमेस्टिकेट का। ओके, अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे ये हर्डर्स हैं। अभी आपको जो स्लाइड पे दिख रहा है, स्लाइड पे आपको कुछ शीप दिख रही होंगी, इनको लोग पालते थे, पालने का इनका ध्यान रखते थे, इनको चराने लेके जाते थे और इनको जानवरों से बचाते थे, जो भेड़िए हो गए, शेर हो गया, बाघ हो गया, उन सबसे बचाते भी थे इनको। तो ये हर्डर्स की आपने फोटो देखी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे कि एक सेटल लाइफ कैसे चालू हुई। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, when people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened.
आज भी बच्चों अगर आप देखोगे तो जो खेत होते हैं जहाँ पे किसान हैं हमारे देश के, वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं अलग अलग चीजों से। जानवर हो गया, पक्षी हो गए, कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं मतलब फसल उगाने में। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब लोगों ने प्लांट ग्रो करना चालू किया तो इसका मतलब उन्हें एक जगह पे काफी दिनों तक रुकना पड़ा कि अगर उन्होंने फसल उगाई है तो उसका ध्यान भी तो रखेंगे। क्या क्या करते थे वो? वाटर डालते थे, वीडिंग करते थे, मतलब छटाई, जो गलत चीजें उनको हटाते थे। एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, उनको भगाते थे। कब तक? जब तक वो पक नहीं जाती थी फसल। ठीक है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब जो ग्रेन हुआ आपका, उसको स्टोर भी तो करोगे आप, है ना बच्चों, कि खाने के लिए भी काम आएगा वो। ठीक है। और बीज जो है वो अगली बार आपको फिर से उगाने भी तो हैं। आप उन उगाने के लिए जो बीज यूज होंगे उनको भी तो स्टोर करोगे। तो उनको स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके सोचे गए, जैसे पॉट्स बनाए, जमीन में गड्ढे करके उन्हें रख दिया गया। तो काफी सारे तरीके सोचे, वो आगे जानेंगे उनके बारे में। ठीक है बच्चों। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो तरीके जिनसे लोगों ने स्टोर करने की कोशिश करी ग्रेन्स को। और आखिरकार जाके उन्होंने एक सेटल लाइफ जी, मतलब वो खाना बदोश की तरह, मतलब हंटर गैदर जैसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, वो एक जगह सेटल हो गए। ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स में मैंने जैसे आपको बताया कि हम एनिमल्स को स्टोर कर रहे थे एज अ फूड आइटम। ठीक है। कैसे? अब पढ़ते हैं। एनिमल्स हैव द टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई नेचुरली। जो एनिमल होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, मतलब वो ब्रीड करते हैं। एक मतलब कि आपके पास एक कैटल है, बाद में उसके बच्चे हुए, बाद में उसके बच्चे होंगे, और ये काफी जल्दी होता है प्रोसेस। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि उनको ना प्रॉपर केयर, अटेंशन, अफेक्शन, ये सब चाहिए होता है कि आप उनका ध्यान रखो जानवरों का। अभी भी जैसे जो बच्चे गांव में जाते होंगे, जिनका गांव में घर होगा, वो देखेंगे कि जो उनकी जो घर के बूढ़े लोग हैं जो जानवरों को पालते हैं, वो देखेंगे कि कितनी मेहनत लगती है जानवरों को पालने में। क्या होता है, जब हम उन्हें पालेंगे उनसे हमें दूध मिलता है, हमारा एक फूड आइटम ही तो है वो। तो वो इसी कारण जो तब के लोग थे, उन्होंने जब डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, तो वो एनिमल्स को स्टोर करके रखते थे। एक तरीके से टर्म आई स्टोरिंग एनिमल्स, क्योंकि वो जो जब स्टोर कर रहे थे एनिमल्स को, उससे उन्हें फूड मिल रहा था। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट आते हैं, दे प्रोवाइड अस विद डिफरेंट फूड लाइक मिल्क एंड मीट। मिल्क का मैंने आपको बता दिया, और मीट कैसे कि लोग उन जानवरों को खाते भी थे बाद में। समझ रहे हो आप? इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर reared कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एक आसान भाषा में ये समझ लो कि वो जानवर जिनको आप पाल रहे थे, उनको आप एक तरीके से अपने खाने के भंडार की तरह भी देख सकते हो, मतलब आप उनको खा भी सकते हो। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, दे कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, मतलब आप उनको खा सकते थे। बहुत ईजी है ये तो, ये सही में बहुत ईजी है। इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ ऐसे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टोरिंग एनिमल्स, तो उसमें बस आपको ये 4 पॉइंट ऐसे लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड द हर्डर्स। अब इसमें हम कुछ साइट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपनी पेन और पेंसिल उठा लो, ये आपकी बुक में भी है वैसे एक टेबल, बट आपको इन जगहों के बारे में पता होना चाहिए, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। तो जैसे अब आपको आगे पहला पॉइंट है इसका, देयर आर वेरियस साइट्स वेयर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ऐसी काफी सारी साइट्स हैं जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स के और हर्डर्स के। ठीक है बच्चों। अब वो कौन सी साइट है आप जरा देखो बच्चों। जोन जोन से भी आपको अभी इंडिया के मैप पे जोन जोन से भी साइड पे एक स्क्वायर दिख रहा है ना, वो सभी साइट जो हैं वो उन साइट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। उनको असल में हम नियोलिथिक साइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो साइट्स कहां थी। ये साइट्स ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में थी, ईस्टर्न रीजन में थी और सदर्न इंडियन रीजन में थी। अभी जो आपने मैप देखा था उसमें आप देख पाओगे। अब टू फाइंड आउट वेदर these sites were settlement of farmers and herders, scientists studies evidence of plants and animals bones। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब जो साइंटिस्ट है
जब वो जो इनकी सेटलमेंट थी फार्मर्स और हर्डर्स की, जब वो उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, तो उसके लिए काफी एविडेंस मिले हैं। किनके बताओ? प्लांट्स के और एनिमल बोन्स के। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि एक बर्न्ट ग्रेन, मतलब जले हुए ग्रेन्स मिले हैं हमें, ठीक है। अब ये जो ग्रेन्स थे ये हो सकते हैं एक्सीडेंटली जल रहे हो, कि आग लगी हो, या फिर इन्हें पर्पसली जलाया गया हो। समझ रहे हो बच्चों? मतलब कि ये लगा लो आप कि कुक कर रहे हो वो उसको, और वो बच गए और वो इतने सालों तक रहे, वैसे ही रह गए, ठीक है। अब हम आपको एक टेबल दिखाएंगे, जिन टेबल में आपको कुछ ग्रेन्स और बोन्स के जो एविडेंस मिले हैं अलग अलग साइड्स में, वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप वो देखिए एक बार। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस साइड पे कुछ साइट्स दिख रही होंगी, जो कि हैं मेहरगढ़, खोलडीवा, महागढ़ा, गुफकराल, बुरजाहोम, चिरांड, हलूर एंड पय्यमपल्ली। आपको इन सभी साइट्स को अपने मैप पे एग्जैक्टली लोकेट करना आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है वीट, बार्ले, शीप, कोट, कैटल, ये सब जैसे मेहरगढ़ में मिले थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन सी जगह पे मिली थी। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि आपका जो मैप का क्वेश्चन आएगा उनमें इन्हीं साइट्स को लोकेट करने को बोला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अच्छे से याद करिएगा। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। इस सेटल लाइफ वाले इस टॉपिक में हम बुरजाहोम साइट के बारे में जानते हैं थोड़ा। Archaeologists have found evidences of huts or houses at some sites. For instance, in Burzahom, people built pit houses which were dug in the ground with steps leading into them. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं हट्स के और हाउसेस के, ठीक है। जैसे कि बुर्जाहोम में मिले हैं, वहां पे लोग क्या करते थे, पीपल बिल्ट अप हाउसेस, पिट हाउसेस, मतलब एक गड्ढे में घर बनाते थे, जो कि सीढ़ियों के थ्रू आप उधर जा सकते थे, जैसे लिखा हो ना स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, ठीक है। और उन्हीं घरों में आपको कुकिंग हट्स भी मिले, मतलब एक तरीके से चूल्हा, ठीक है, और वो अंदर भी मिले और बाहर भी मिले। तो ये सिग्निफाई करते हैं कि ये सोच के बनाया गया होगा तब के लोगों ने उन कुकिंग हट्स को, कि अगर मौसम ज्यादा गर्मी भरा है तो बाहर कुक कर लो, अगर ज्यादा मौसम प्लीजेंट है तो अंदर कर लो, या बारिश है तो अंदर कर लो कुक। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, इंडोर एंड आउटडोर दोनों साइड पे ही कुकिंग हट्स बनाए गए। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ स्टोन टूल्स भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे, देखो बच्चों, जो अभी आपको दिख रहे होंगे ये कुछ स्टोन टूल्स हैं। स्टोन टूल्स मैंने आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में भी दिखाए थे, बट उनके और इन स्टोन टूल्स में कुछ फर्क है, हम उनके बारे में जानते हैं कि क्या फर्क है। तो बच्चों, जो स्टोन टूल इन साइट्स पे मिले हैं, ज्यादातर इन स्टोन टूल्स को नियोलिथिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने पिछले स्टोन टूल्स जो पिछले चैप्टर की फोटो दिखाई थी मैंने आपको, उनको पैलियोलिथिक बोला था, जिसको हमने ब्रेक करके आपको समझाया था। पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो वैसे ही नियो को भी आप समझो, नियो मतलब न्यू एंड लिथिक मतलब स्टोन। तो न्यू स्टोन टूल्स, नियोलिथिक का मतलब ये है। तो इन साइट्स पे आपको कुछ न्यू स्टोन टूल्स मिले थे। जो स्टोन टूल्स थे उनके अंदर काफी फर्क भी था। जो पहले के स्टोन टूल्स थे वो काफी ज्यादा रॉ थे, मतलब उतने शार्प नहीं थे, उतने फाइन कट्स नहीं थे। लेकिन जो अब यहाँ पे आपको नियोलिथिक साइट्स पे, मतलब बुर्जाहोम और बाकी जो मैंने अभी पहले साइट्स बताई आपको, चिरान, हलूर, इन जगहों पे जो आपको जो सी साइट्स जो हैं, जो आपको दिख रही हैं, वहां पे आपको नियोलिथिक टूल्स मिले और वो बेहद ही शार्प थे। उनके ऊपर अच्छे एजेस थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेकंड लास्ट पॉइंट अगर आप देखो, those tools were fine in the term of edges and used for cutting food and animals। उन टूल्स को फल काटने में और एनिमल फ्लैश उतारने में काम लाया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक टूल्स आ गए थे और पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो चले गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। आप ऐसे नहीं इतिहास को पढ़ोगे, हिस्ट्री को पढ़ोगे कि एक चीज हो गई तो उससे पहले वाली जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। दो चीजें एक साथ रहती हैं, और पिछली वाली जो पुरानी चीज होती है वो धीरे धीरे जाती है। मतलब पैलियोलिथिक टूल्स भी उस टाइम पे वहीं पे ही थे बच्चों, और पैलियोलिथिक टूल्स एग्जिस्ट करते थे, साथ ही साथ नियोलिथिक टूल्स भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और वो धीरे धीरे फेड आउट हुए, धीरे धीरे पैलियोलिथिक टूल्स चले गए।
तो एक दूसरी चीज जो यहाँ पे मिली है वो है many kind of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for strange things. ये जो अर्दन पॉन्ड्स थे ये भी यहाँ पे पाए गए, इनको डेकोरेट किया जाता था और अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो कि स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंज है ये, जो आपको अभी स्लाइड में दिख रहा होगा। People began using pots for cooking food, especially rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. लोगों ने इन पॉट्स का यूज करना चालू किया खाना बनाने के लिए, जैसे कि राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, और बाद में यही चीजें उनकी डाइट भी बन गई। और उन्होंने उसी टाइम पे ही कपड़े बुनना भी चालू किया, और ज्यादातर कॉटन के कपड़े होते थे क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कॉटन उगानी चालू कर दी थी बच्चों। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। बच्चों मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। इधर पूछा गया है, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या जो चीजें थी हर जगह, जो एक तरीके से कह सकते हैं वातावरण था, जो खाने का तरीका था, रहने का तरीका था, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका था, क्या वो एक साथ हर जगह पे बदल गया था, और या फिर वो हर जगह पे नहीं बदला था और कुछ कुछ जगहों पे बदला था? तो इसके बारे में बताइए। वैसे मैं इसका जवाब दे चुका हूं अभी आपको थोड़ी देर पहले, मैं बताता हूं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पैलियोलिथिक टूल्स और साथ ही साथ नियोलिथिक टूल्स, ये जो दो टूल्स हैं ये अलग अलग हैं, दोनों के अंदर बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। बच्चों जो ऐसी चीजें होती हैं हिस्ट्री में वो एकदम से नहीं बदल जाती, कुछ चीजें साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं, वो उसी के साथ होती हैं। मतलब लोग हंटिंग गैदरिंग भी कर रहे थे और साथ में फसल भी उगा रहे थे, ये दोनों चीजें हो रही थी। ऐसा नहीं था कि जब आपने फसलें उगानी चालू करी तो आपने हंटिंग गैदरिंग छोड़ दी, नहीं, आप तब भी यही काम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकेंड लास्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। इधर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मैं आपको एक कुछ फन फैक्ट भी बताऊंगा आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, एक्सकवेशन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन है, when archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? तो मतलब है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट एक साइट पे खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज नई है और कौन सी चीज पुरानी है? इसका मैं आंसर नीचे लिखा हुआ है पर मैं उसको बाद में पढ़ूंगा। मैं एक अच्छे एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। सोचो आप अपने बेडरूम में हो और आपने नीचे एक चद्दर बिछाई, चद्दर के ऊपर आपने अपने कुछ कपड़े घेर दिए, कपड़े के ऊपर, उन कपड़ों के ऊपर आपने अपना बैग रख दिया, बैग के ऊपर आपने अपना एक बैट रख दिया या एक बैडमिंटन रैकेट रख दिया, और बाद में जब मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले आपने क्या रखा था, सबसे पुराना क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे चद्दर, है ना स्टूडेंट्स? तो वैसे ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज नई है, कौन सी चीज पुरानी है, मतलब कौन सी चीज पहले हो चुकी थी, कौन सी चीज बाद में हुई थी। तो इसमें लिखा हुआ है, सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन द फ्लैट लैंड। कुछ लोग एक फ्लैट लैंड पे रहना चालू करते हैं, कुछ सालों तक वो उधर ही रहेंगे, लेकिन जो सरफेस है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा। सरफेस जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो कुछ वेस्ट मटेरियल होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे, उसको घेरेंगे, तो एक माउंट सा बनता चला जाएगा, जमीन ऊपर उठती चली जाएगी, लेकिन लोग वहां से जाएंगे नहीं और रीबिल्ड कर लेंगे अपने हाउसेस को उसी जगह पे। आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, काफी साल बाद, वो एक तरीके से एक फॉर्मेशन बन जाएगी, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा माउंट का, मतलब एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स? सो व्हेन दिस माउंट इज डग अप, जब इस माउंट को खोदा जाएगा, इसको मतलब एक्सकेवेशन करी जाएगी यहाँ पे, तो जो अपर लेयर होगी, लिखा हुआ है व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर्स ऑफ द माउंड इज जनरली फ्रॉम अ लेटर टाइम देन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द फाउंड व्हिच आर ओल्डर। मतलब जो ऊपर का जो लेयर हो गई, जो ऊपर की लेयर है और जो नीचे की लेयर है, अब ये जानिए कि जो नीचे की लेयर है वो ज्यादा ओल्डर होगी और जो ऊपर की लेयर है वो उससे, इस लेयर से रिलेटिवली नई होगी, काफी ज्यादा न्यू होगी वो। तो आप ये समझ ले, जो नीचे चीज है वो ज्यादा पुरानी है, जो ऊपर चीज है वो कम पुरानी है। ऐसे बेसिक सी चीज है, ऐसे जान लो आप।
बहुत आसान रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा 1 2 3 4 कुछ लेयर्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी लेयर सबसे ज्यादा पुरानी है, तो आप बोलोगे 4th लेयर। आप बोलोगे कौन सी लेयर सबसे ज्यादा नहीं है, तो आप बोलोगे 1st लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे फाइनल टॉपिक को, लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हम मेहरगढ़ और दार्जिलिंग हेडिंग की बात करेंगे। आप पहले दार्जिलिंग हेडिंग और मेहरगढ़ के बारे में जानो। आप पहले दार्जिलिंग हेडिंग और मेहरगढ़ को मैप पे लोकेट करना सीख लीजिए। आपको जैसे मैप दिख रहा होगा, मेहरगढ़ आपको दिखेगा पाकिस्तान की साइड पे, हमारा जो भारत देश है उसकी वेस्टर्न साइड पे, और जो दार्जिलिंग हेडिंग है वो आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न साइड पे, हमारी जो 7 सिस्टर्स है उस तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। बेटे ये जो जगह है, दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट थी एक बहुत ही फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है, नियर द बोलान पास विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू द ईरान। एक बोलान पास है उसके पास, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। ठीक है बच्चों, यही वो जगह है जहां पे हमें अर्लीस्ट विलेज का एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक विलेज रही होगी। Mehergarh is probably one of the places where women and men learn to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in the area. ये वो जगह है जहाँ पे आदमी और औरतों ने सबसे पहले वीट और बार्ले की खेती करनी चालू करी होगी, और शीप और गोट को सबसे पहली बार डोमेस्टिकेट किया होगा, रियर किया होगा। ठीक है बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट एनिमल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनको एविडेंस मिले हैं एनिमल बोन्स के और अर्लीस्ट एनिमल्स के, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पे एनिमल रहे थे। ठीक है बच्चों, दे ऑल्सो फाउंड रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। ईच हाउसेस हैड 4 or more कंपार्टमेंट, some of which may have been used for storage। इनको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ घर भी मिले हैं जिनमें 4 और उससे ज्यादा कंपार्टमेंट थे। कंपार्टमेंट का क्या यूज हो सकता है कि वहां पे लोग रहते होंगे, लेकिन रहने के साथ साथ वहां पे एक यूज और भी हो सकता है कि उन ग्रेन्स को जिनको वो उगाते थे उनको स्टोर भी करते होंगे। ठीक है, अभी मैं इन सबकी आपको फोटो दिखाऊंगा, 1 मिनट वेट करो। लास्ट पॉइंट है इसका, सेवरल burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as a food in the next world. काफी सारी burial sites भी मिली है हमें मेहरगढ़ में, जैसे कि एक है जिसमें एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, एक डेड पर्सन मिला है जिसको गोट्स के साथ दफनाया गया था। एक तरीके से ये लगा लो कि ऐसा समझो कि जो गोट्स थी वो उसको बाद में, जो आफ्टर लाइफ है कि जब वो मर चुके लेकिन उसके बाद भी वो उसको एक तरीके से खाना दे रही थी, हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट मेंट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि वो उसका एक खाने के फूड आइटम के तरह से काम कर रही थी गोट जो थी। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे अभी जैसे स्लाइड पे एक स्केलेटन दिख रहा होगा आपको, और स्केलेटन के साथ ही कुछ एक एनिमल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो है गोट्स का, क्योंकि आपको दिख रही होंगी उसकी 4 लेग्स दिख रही होंगी जो कि फोल्डेड है, और उसी के नीचे आपको दिखेंगे एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। असल में बच्चों वो यहाँ पे इस साइड पर, मेहरगढ़ साइड पे आपको जो घर का, जो मैंने आपको बताया कि वहां पे घर मिले हैं, एविडेंस मिला है, ये उसकी एक फोटो है। ठीक है बच्चों, अब अपनी लास्ट साइट के बारे में बात करते हैं, जो कि है दार्जिलिंग हेडिंग, जो कि ईस्टर्न इंडिया में है। दिस इज अ साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, क्लोज टू द रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। ये जो साइड है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी वैली उस तरफ है, जो कि जो रूट्स हैं चाइना और म्यांमार जाने के, उनके काफी नजदीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे काफी आपको स्टोन टूल्स भी मिले हैं। साथ ही साथ ये जो साइट है, these sites indicate that people were growing grain and preparing food from it। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी एविडेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग जो है वहां पे आपको स्टोन मिले हैं, वहां पे आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है, और साथ ही साथ जो अगला पॉइंट है, अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडेड अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना में जो लोग रहते थे उनके साथ एक तरीके से इंटरेक्शन भी था, क्योंकि अगर वहां से ये जो जेडेड नाम का एक पत्थर है उसको लाया गया है, क्योंकि ये पत्थर प्राइमरली आपको चाइना में ही देखने को मिलेगा। तो इन दोनों साइट्स के बारे में आप ये जान लो कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में कुछ खासियत ये है कि वो अर्लीस्ट विलेज मानी गई है। वहां पे सबसे पहले वीट बार्ले उगाया गया, एनिमल रियर करे गए, वहां पे आपको एक
कंपार्टमेंट मिले हैं 4 एक घर के उसमें, और एक बरियल साइट मिली है जहाँ पे एक इंसान का स्केलेटन है और कुछ डेड एनिमल है। वैसे ही दार्जिलिंग हेडिंग जो है ये जान लो कि वहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं, वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती थी। और जेडेड स्टोन अच्छे से याद रखना कि दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है बच्चों, और वो असल में लाया गया है चाइना से। तो इसी के साथ आपकी जो स्लाइड्स हैं वो खत्म होती है, आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। मैंने बहुत इजी और अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस पूरे लेसन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको 6th क्लास की हिस्ट्री सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस देखने को मिले और आगे हम दूसरी वीडियोस भी लाएंगे। टिल देन रिमेंबर दिस, make it a point to subscribe Lesson Point. Thank you.